When we talk about trauma, how it is different from depression and stress. जो पर्सन ट्रॉमा से गुजरा है उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती तो ट्रॉमा क्या शॉर्ट टर्म थिंग है? है। नहीं, एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं एंग्शियस हूँ। एंजाइटी मोस्टली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन बायोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे आपने बोला ना कि चोकिंग फीलिंग हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बीपी बढ़ गया है, हैंड्स एंड फीट आर कोल्ड बट स्वेटी। ऐसी क्या सिचुएशंस आती हैं जो इंसान इतना बड़ा स्टेप ले लेता है, अपनी खुद की लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाता है? जब इंसान होपलेस फील करने लगता है, हेल्पलेस फील करने लगता है और खुद की वर्थ भी खुद ही की नजरों में खत्म होने लगती है। ब्लैकमेलिंग कैन ऑल्सो लीड टू सुसाइड। हाँ हाँ, आपने एक टर्म यूज किया सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये 1980s में बहुत पॉपुलर हुई थी। दिस फोकसेस अपॉन थॉट एंड कोर बिलीव्स। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर, रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ तो वो सुसाइड कर रहे हैं। देयर इज वन वर्ड आंसर टू दैट, लैक ऑफ रेजिलियंस। साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, साइकाइट्रिस्ट, इन टर्म्स में डिफरेंस समझ पाना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों की अवेयरनेस रखते हैं। हो सकता है आपके खुद के करीबी दोस्त, रिलेटिव्स ऐसे मेंटल इश्यूज़ के साथ कुछ फेस कर रहे हैं और आप उनको देख के प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे। ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आज इस एपिसोड में चर्चा होगी। उन सारे क्योर्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाएगी और ऐसे कुछ टिप्स जो आपकी माइंडफुलनेस को और बढ़ा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे इन प्रेजेंट, मिसेस द्युतिमा शर्मा। तो मैम, आपने कब डिसाइड किया एक्चुअली कि साइकोलॉजिस्ट ही बनना है आपको? जब मैं बैचलर्स कर रही थी, उसके पहले वापस जाते हैं जरा, 11th-12th, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। मुझे ये इतना पता था कि मुझे मैथ्स नहीं चाहिए, मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, जबकि मेरे फादर ग्रेजुएट थे मैथ्स में। तो एक ही ऑप्शन बचा था कॉमर्स का, क्योंकि आर्ट्स तो वैसे भी स्कूल में था नहीं। बट उसी समय एक बढ़िया सी टीचर आई। शी वॉज एक्चुअली नॉट अ टीचर, शी वॉज अ काउंसलर, स्कूल काउंसलर इन आवर स्कूल। तो उनका जो ऑरा था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, शी हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी। हर नेम इज़ पूजा मेहता। ओके। नाउ डॉक्टर पूजा मेहता। तो उन्होंने बहुत हम लोगों को बहुत अच्छे से हमसे बात किया, इंटरेक्ट किया। सो I was really in awe of her, and I wanted to know what she has studied, why is she here, how is she here. So that's how I got to know कि psychology is a subject और इसमें हम काम कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं लोगों की। फिर लेकिन वो वहीं तक रह गया। जब मैंने एक्सीलेंस कॉलेज का मैंने ब्रोशर देखा, हम लोग मैं और मेरे फ्रेंड्स सब लोग बीकॉम के लिए अप्लाई करने वाले थे। तो उसमें देखा कि अरे यहाँ तो साइकोलॉजी भी है। तो मैं दूसरे फ्रेंड्स को तो नहीं बताया, क्योंकि मैं सोची थी यार साइकोलॉजी, अच्छा तब पता चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। तो मतलब I had no idea, but I was so interested in the concept of this subject that I chucked commerce out of my mind and I told my father, पापा मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है। पापा ने दो चीजें बोली जो कि मिथ अभी भी चला आ रहा है, बेटा देखो पागलों का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम पागल हो जाओगी। लेकिन उस समय तो मेरे पास भी जवाब देने के लिए नहीं था। और दूसरा मैंने बोला कि नहीं पापा, मैं तो ना साइकोलॉजी पढ़ के, इट्स एन आर्ट का सब्जेक्ट, तो मैं यूपीएससी कर लेती हूँ। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था यूपीएससी कितना कठिन है और उसमें और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू स्टडी साइकोलॉजी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन। आपने जैसे फादर वाली बात बोली ना, एक्चुअली मेरे फादर आज भी बोलते हैं तो मैं पंडित बनना है कैसे से, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब पे भी बात करती हूँ। तो एक्चुअली ये है मिथ और ये आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 90% वैसी पर्सनालिटीज सोसाइटी में है जिन्होंने हमारी चीजों को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। पर मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे साइकोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स जो भी एक हीलर होता है, उनको लोग और ज्यादा नजरों से देखते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या ये एक्चुअली वैसी पर्सनालिटी है?
हाँ, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आप कि मतलब वो जज करते हैं कि आप खुद वो सब चीजें फॉलो कर भी रहे हैं जो आप दूसरों को समझा रहे हो, या आप एक्चुअल में खुद इतने स्टेबल हैं कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशंस हुई हैं? So when we talk about healing, this archetype, this Jungian archetype comes in my mind, and that is wounded healer. हम हीलिंग को तभी सीख करते हैं जब हम wounded होते हैं। Very nice. तो जब हमको कोई wound है, हमने अपने आप को हील किया, और and healing is a journey, lifelong journey, because life comes with sufferings. राइट, तो सफरिंग आएगी, आप हील करेंगे, सफरिंग आएंगे, आप हील करेंगे, एंड विथ दैट अ पर्सन हैज चोजन टू बिकम अ हीलर सो दैट दे कैन फैसिलिटेट अदर्स हीलिंग। मैं ये नहीं कहती कि मैं हीलर हूं तो मैं हील कर दूंगी। एक हीलर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो चैनलाइज करता है एनर्जी या फिर फैसिलिटेट करता है, सो दैट द अदर पर्सन, द पर्सन हु इज सीकिंग हीलिंग कैन गेट हील्ड with their own willingness. Well said. एक्चुअली जानबूझ के हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आने लगती हैं उसके बाद, जिससे हम सीखें और डीपली सामने वाले को सिखा पाए। एज अ हीलर, अगर जब तक आप खुद उस सिचुएशन की डेप्थ को नहीं समझेंगे, आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। जब आपने अपनी लाइफ ही बहुत ही पॉजिटिव एंड ला टाइप स्पेंड करी है तो आप उसकी डिप्रेशन को और उसके स्ट्रेस की डेप्थ को नहीं समझ पाओगे। इन अ वे यस, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी मैरिड लाइफ में अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन मेरे पास कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कपल्स काउंसलिंग की जरूरत है, या वो डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं। दैट डजंट मीन आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर पेन इफ आई हैवंट गॉन थ्रू इट। हम तब भी हील कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम को पहले फील करना है, उसके बाद ही उनकी हीलिंग होगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनके इमोशंस को फील कर पाएंगे, उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो हम कर लेंगे। द पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड, एंड कनेक्शन इज द की। यू शुड बी सेंसिटिव इनफ कि यू आर ओपन टू एक्चुअली लिसन टू देम, और इस पे हम आगे भी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली भोपाल इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड कि आप एक्चुअली अपनी एक्सपर्टीज को यू आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री। और रिसेंटली जो आपने कश्मीर में चिनार फेस्टिवल अटेंड किया है, और उसका एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक टर्मिनोलॉजी है जो मेरे लिए तो थोड़ी न्यू थी, और ऑब्वियसली सबके लिए भी होगी, कि आपने एम्पैथी सर्कल पे बात करी है। So I want to know your experience and your description about that. Right. So Chinar Book Festival is basically an initiative of National Book Trust of India, जो कि अलग अलग सिटीज़ में बुक फेस्टिवल्स करते रहते हैं, और साथ ही में उनके कुछ स्टेजेस होते हैं जहाँ पे स्टोरी टेलर को बुलाया जाता है। वैदिक मैथ्स हो गया, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, पपेट्री, emotional intelligence coaches, etc., for children and others. So similarly I was invited. तो मैंने इनके साथ कुछ महीनों काम किया है पिछले साल as a storyteller, and this time I went as you can say as a psychologist only, where I talked about emotions. So but empathy circle मैंने वहाँ पे किया क्योंकि मैं वहाँ पे उन लोगों को बताना चाहती थी कि इमोशंस क्या होते हैं और एम्पैथी क्या होती है, एंड हाउ यू कैन स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, हाउ यू कैन बी अवेलेबल टू ईच अदर। एम्पैथी सर्कल इज माय ब्रेन चाइल्ड, यू कैन से। मैं लगभग 2022 से अक्टूबर 10th से ये कर रही हूँ। 10th अक्टूबर इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, सो वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, एंड दैट्स when we launched empathy circle in भोपाल। उस समय हम लोग लगभग हर महीने या हर ऑल्टरनेट मंथ एम्पैथी सर्कल प्लान करते थे। तो एम्पैथी सर्कल क्या है? इट्स अ कम्युनिटी वेयर पीपल कैन एनरोल। इट्स एन इवेंट जो एक पर्टिकुलर संडे या सैटरडे को हम करते हैं। लोग वॉलंटियरली एनरोल करते हैं और हम सब एक सर्कल में बैठते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं। इसमें मेरा पर्पस ये है कि मैं लोगों को सिखा पाऊँ कि
एम्पैथी कैसे बिल्ड की जाए, दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, एंड while doing all of this how to take care of yourself. क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं तो आप एम्पैथी अगर देने चले गए तो you will become an empty cup and you won't be able to pour out of it later on. इससे मैम कनेक्ट होता है नॉन जजमेंटल लिसनिंग जो मैंने आपके पोर्टफोलियो में देखा. सो हाउ डू यू एक्चुअली टीच पीपल कि आप प्रेजेंट में रहकर बिना जज करे सामने वाले की बातें एक्चुअली सुन पाए, क्योंकि एक गुड लिसनर हम बोलते हैं कि हर फेज में रिक्वायर्ड रहता है लाइफ के, बी इट अ रिलेशनशिप, इवन इन कॉर्पोरेट, इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट एक्चुअली में बहुत कम लोग उसे प्रैक्टिस कर पाते हैं. कई बार ऐसा लगता भी है कि सामने वाला सुन रहा है बट दे आर समवेयर एल्स. सो हाउ डू यू ब्रिंग देम टू द प्रेजेंट एंड एक्चुअली टीच देम? To be here and now one needs to practice mindfulness. तो mindfulness practice करने के बहुत आसान से तरीके हैं. Non-judgmentality is a part of mindfulness. Now what mindfulness is basically, simple terms में अगर हम समझें, जॉन काbat-Zinn ने इसका explanation दिया है या simple terms में उसे समझाया है. Non-judgmentally being present is called mindfulness. या आप अवेयर हो अपने आजू बाजू जो भी हो रहा है, दैट इज माइंडफुलनेस. अब इसमें नॉन जजमेंटालिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है तो अगर मैं ये सोचने लग रहा हूँ अरे यार बारिश होने लगी, देखो कितना ग्लूमी हो गया है, अब किसानों का क्या होगा, और नालियाँ भर जाएंगी, अरे मैं कैसे जाऊंगी, इतना गीला हो गया वगैरह वगैरह. सो ऑल ऑफ दिस, वेयर आर यू राइट नाउ? जब बारिश हो रही है तब आप कहाँ हैं? आपने एक चीज नोटिस की एंड देन यू वेंट इनटू द फ्यूचर और समवेयर एल्स. अलग अलग खेतों में चले गए आप गलियों में चले गए, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं हो. हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट इज हैपनिंग? इट्स रेनिंग, इट इज व्हाट इट इज. एंड माइंडफुलनेस डजंट से इट इज ओके व्हाट इट इज. माइंडफुलनेस सेज इट इज व्हाट इट इज. तो अच्छा और बुरा का जो जजमेंट है, गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग, ये जो एब्सोल्यूट थिंकिंग है, उसके बियॉन्ड जाकर हम जब चीज़ों को देखते हैं, पर्सपेक्टिव टेकिंग करते हैं, दैट इज माइंडफुलनेस, दैट इज नॉन जजमेंटालिटी. मैम विपश्यना में, जैसे विपश्यना शायद आपने सुना हो, मेडिटेशन, उसमें भी राग और द्वेष की बात की जाती है कि आपके बॉडी में कैसे सेल्स के अंदर, भले आप कब अगर बहुत ज्यादा राग भी उठाते हैं किसी सिचुएशंस को लेके तो भी वो एज अ कर्मा फीड होता है, और द्वेष भी उतने ही लेवल पे फीड होता है. और ये दोनों ही चीजें आपको कहीं ना कहीं पकड़ के रख लेती हैं लाइफ में. तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी माइंड होना कहीं ना कहीं एक टूल भी है फॉर अ हायर कॉन्शियसनेस. हाँ, बेसिकली आप जो बात कर रहे हो ना, आप नॉन डुअलिटी की बात कर रहे हो, कि जब हम राग द्वेष लेके चलते हैं तो हम स्प्लिट हो जाते हैं अपने आप से. एंड इन साइकोलॉजी ऑल्सो the trauma focused therapies mostly they are parts work. Parts work मतलब जो हमारे different aspects of personality, different parts of personality के बारे में बात करते हैं और उनके ऊपर focus करते हैं. तो वो भी ये कहते हैं that there is this bigger inner self which encompasses all these parts. So yeah, and in fact Vipassana बुद्धिज्म से आया है, माइंडफुलनेस भी बुद्धिज्म से आया है. एंड मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि जितना जितना साइकोलॉजी एक्सपैंड होता जाएगा ना, it has started to touch spirituality and it will which is the grow. beauty, like which is the beauty of it. हम वापस घूम के वही सर्कल पे ही आ रहे हैं. हाँ, right. And मैम आपने, you are mainly a trauma focused therapist, और आपने ये term trauma बहुत use किया है अपनी प्रोफाइल में. When we say trauma and when we talk about trauma, how it is different from depression and stress is what I want to know. क्योंकि आजकल हम लोग बहुत easily ये term use करते हैं कि I am very depressed, I am traumatized. How you as a psychologist differ these terms?
सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉमा लेंस एक लेंस है, एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का. जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, दे आर डायग्नोस्टिक टर्म्स. ओके. डिप्रेशन का क्या मतलब है? जब लो एनर्जी होती है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, लो मूड रहता है. Extreme form of sadness basically is depression. We all know that. And anxiety is proper manifestation of fear which is unrealistic. Okay. Right. तो उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं कि ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या क्या है. लेकिन ट्रॉमा की जब हम बात करते हैं, तो जैसे अगर आप ये बोलें कि जेंडर, तो जेंडर इज अ लेंस जो कि हर ह्यूमन पे अप्लाई होता है. वैसे ही ट्रॉमा इज ऑल्सो अ लेंस जो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या है क्या नहीं. तो जो पर्सन ट्रॉमा से गुजरा है वो डिप्रेशन में आ सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकता है. तो ट्रॉमा क्या शॉर्ट टर्म थिंग है? नहीं. तो जो लोग ऑलरेडी ट्रॉमा में है, यू आर सेइंग कि इट इज पॉसिबल दे आर नॉट डिप्रेस्ड? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ट्रॉमा कैन लीड टू अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. ट्रॉमा इज बेसिकली, लोग समझते हैं कि इवेंट कुछ हो जाता है वो ट्रॉमा है. फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट इज अ ट्रॉमा. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर्स आर ट्रॉमेटिक. बट द थिंग इज only event is not trauma. There are 3 E's of trauma: event, experience and effect. So event की जब हम बात करें, जैसे बिग ट्रॉमास जिनको हम बोलते हैं, बिग टी, जिन्हें यूजुअली लोग समझते हैं कि वही ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट्स, डेथ, वॉर्स, ये सब बिग टी में आ जाएगा. लेकिन ये सिर्फ एक इवेंट है. अब उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ किसी इंसान के साथ, किसी किसी कोई वॉर्स में अगर है तो इफेक्ट तो जरूर पड़ता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसी किसी को कम पड़ता है. तो वो एक्सपीरियंस उसका कैसा था, उसने क्या क्या देखा. एक पर्टिकुलर इवेंट में सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, राइट. एंड द थर्ड ई इज इफेक्ट. इन सारे एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स का इफेक्ट इस पर क्या पड़ा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या था, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या था. नाउ ऑल दीज 3 E's डिफाइन इफ इट इज ट्रॉमेटिक और नॉट. ठीक है. तो बिग टी की हमने बात कर ली. देयर आर स्मॉल टीज ऑल्सो. स्मॉल टीज मतलब आप कह सकते हैं कि बूंद बूंद करके आते हैं. कॉम्प्लेक्स ट्रॉमास बोलते हैं इनको. रोज हो रहे होते हैं थोड़े थोड़े. फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस. फॉर एग्जाम्पल फादर एंड मदर आर फाइटिंग एवरी डे, वायलेंस हो रहा है, लेकिन बच्चे को मार नहीं पड़ रही है. तो क्या वो उसके लिए ट्रॉमेटिक है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली इट इज, राइट, बिकॉज वो विटनेस कर रहे हैं. एनवायरमेंट जो है उनका, होम एनवायरमेंट, इट इज नॉट, दे वोंट फील सेफ एक्चुअली. सो ट्रॉमा में एक ये भी चीज है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन रही है उनके लिए, क्या उनकी सेंस ऑफ सेफ्टी पर इफेक्ट आ रहा है. ये 2 चीजें भी डिफाइन करती हैं कि कोई एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक बन जाएगा कि नहीं. हम थोड़ा और डीपली टच करते हैं. जैसे ट्रॉमा की आपने बात करी, ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीथिंग समवेयर और द अदर मैनिफेस्ट्स इन आवर बॉडी. एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है. आई पर्सनली डोंट इवन नो कि कब हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं एंग्शियस हूँ. कई बार ऐसे केसेस सुने हैं कि फिजिकली पीपल स्टार्ट फीलिंग ब्रेथलेस, उनको इंसोम्निया फील होता है, उनको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, वो प्रेजेंट में चाह के भी नहीं रह पा रहे हैं, स्वेटिंग टाइप फील हो रहा है उनको बॉडी में. क्या ये एंग्जाइटी होती है या ये कुछ अलग? हाँ, बिल्कुल. एंजाइटी मोस्टली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन बायोलॉजिकल सिम्टम्स. जैसे आपने बोला ना कि चोकिंग फीलिंग हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बीपी बढ़ गया है, हैंड्स एंड पाम, आई मीन फीट आर कोल्ड बट स्वेटी.
बहुत फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, सर घूम रहा है, all of these, dryness of mouth, these are the symptoms of anxiety, definitely. मैम मेन मुझे ये जानना था कि ऐसी क्या सिचुएशंस आती हैं जो इंसान इतना बड़ा स्टेप ले लेता है, अपनी खुद की लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअल में क्या बेसिक डिफरेंस है और कब वो पॉइंट आ जाता है कि इंसान इतने बड़े स्टेप ले लेता है? सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें, जब इंसान होपलेस फील करने लगता है, हेल्पलेस फील करने लगता है, और खुद की वर्थ भी खुद ही की नजरों में खत्म होने लगती है, तब एक इन तीनों चीजों से वो जकड़ जाता है। और इसीलिए जब कोई आशा नहीं दिखती, तब वो अपने आप को खत्म कर लेता है। मैम जैसे सुशांत सिंह का आपने सुना है कि एक दिन पहले तक भी वो पब्लिकली दिखे हैं, और जो हमने अभी बात करी कि एक दिन पहले तक भी हम देख के बता ही नहीं सकते कि इंसान इस लेवल तक कहीं किसी चीजों पे गुजर रहा है। सो व्हाट आर दी ट्रेट्स जो वो एंड मोमेंट पे दिखाते हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि ही कैन और ही शी कैन टेक सच स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ मिथ कि हम देख नहीं सकते, हमें पता नहीं चलता, इतना सीक्रेट होता है। नहीं, एक इंसान साइंस देता है, बहुत सारे इशारे वो करता है कि मैं अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं और मैं खत्म करना चाहता हूँ। जैसे कि अपनी पजेस चीजों को छुपा देना या बांट देना, लोगों से जानना और पूछना कि मैं अगर नहीं रहूंगा लाइफ में तो क्या होगा, क्या तुम मुझे बचाने आओगे। वो क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के, अलग अलग तरीकों से ये जानकर कि कोई वैल्यू है क्या मेरी। मैम ब्लैकमेलिंग भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस में हुआ है, केस में इन्वॉल्व, कि ब्लैकमेलिंग कैन आल्सो लीड टू सुसाइड। हाँ। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मतलब ब्लैकमेलिंग से आपके अंदर इतना फियर आ जाता है कि आप डर के मारे ही अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। देखिए, जब फियर ओवर पावर करता है ना, तो लॉजिकल थिंकिंग कई बार साइड ट्रैक हो जाती है। अगर इंसान हेल्दी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, तो लॉजिकल थिंकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों साथ में काम कर सकते हैं, एंड यू कैन फिगर आउट अ वे। ब्लैकमेलिंग कैसी भी हो, कहीं ना कहीं से तो हेल्प मिल जाएगी ना। लेकिन अगर इंसान को ही लग रहा है कि भाई देयर इज नो हेल्प अराउंड, आई वोंट बी एबल टू come out of this, and this will be so dangerous that it will break me down very badly, it will be very dangerous, then the helplessness takes over. मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, एंड आई वांट यू टू टेल मी हाउ एंड लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग। मेरे सेकंड कजिन्स और जो कुछ रिलेटिव्स हैं, जिनकी फैमिली में कंसेक्यूटिवली मतलब कंसिस्टेंटली 2-3 लोगों ने सुसाइड किया है, एंड इन अ पर्टिकुलर एज, लाइक इवन फीमेल्स, मोर ओवर फीमेल्स, जिसमें 45-50 टच करते ही शी टुक हर लाइफ। एंड फिर मेरे उनकी यंगर सिस्टर ने भी, फिर उनकी मतलब एक उनकी फैमिली में 3-4 लोगों ने सुसाइड किए। एंड आसपास के लोग तो यही बोलते हैं कि इनकी फैमिली में ही कुछ इशू है, इनके मतलब हॉर्मोन्स में ही, उनकी डीएनए में ही ये चीज है कि इनके अंदर वो शायद पास्ट लाइफ ट्रॉमास है या कुछ ऐसी चीजें कि इनकी टेंडेंसी ही इतनी है कि लो एनर्जी लेके ही उन्होंने बर्थ लिया लाइफ में, और दे आर वेरी वीक। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहे हैं, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट हाउ कैन यू लाइक डिस्क्राइब दिस? सी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। हम क्या करते हैं ना, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स तीनों को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड बायो साइको सोशल मॉडल। सो अगर फैमिली में मल्टीपल सुसाइड्स हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू रहा होगा। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस स्टेप। सेकेंड इज maybe they don't know how to resolve conflicts, maybe they don't know how to overcome difficult emotions, how to regulate their emotions. So this is also something which can bring down their energy. This is something which can make them feel helpless and hopeless. वो अपने आप को ही समाज से भी काटने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों का शायद गलत मतलब निकाल लें, पर्सपेक्टिव टेकिंग ना कर पाए, या लोग उनको हेल्प ना कर पाए।
एक और चीज ये होती है कि अरे जिस तरीके से सुसाइड को उनकी फैमिली में देखा गया है कि अरे उसने कर लिया, तो अब उसके बारे में जब वो चला जाता है तो उसके बारे में क्या बातें होती हैं, दैट ऑल्सो कैन अफेक्ट. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड अ सोशल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन. मैम इमोशनल रेगुलेशन की आपने बात करी और वहीं पे आपने एक टर्म यूज किया CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. I want you to actually describe it for the viewers because it's a very new term. How you describe this term and how can this therapy actually help everyone? See, cognitive behavior therapy is actually quite an old one. अब तो उसका थर्ड वेव भी आ गया है, बट ये 1980s में बहुत पॉपुलर हुई थी. दिस फोकसेस अपॉन थॉट एंड कोर बिलीव्स मोस्टली. जब आपकी थिंकिंग में कुछ एरर होता है, जैसे कि अगर आप ऑल और नन थिंकिंग कर रहे हैं, चीजों को अपने ऊपर ले रहे हैं, पर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फ्यूचर टेलिंग कर रहे हैं, सेल्फ ब्लेमिंग कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर व्हाट assigning only one particular meaning which may or may not be true. So हम इसके ऊपर काम करते हैं through CBT. CBT works on thought. There are other therapies which are working upon emotions, compassion, relationships, emotion regulation, etc. So a therapist may use any of those or maybe a particular therapy. मैम 3 terms अभी एक मेजरली जो उठ के आए हैं, you have just spoken about it, sense of safety, जहाँ पे FOMO जैसे fear of missing out आता है, and then again it goes to identity crisis. Okay. कुछ लोगों को बचपन से ही आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं. ये 3 टर्म्स मुझे लगते हैं बहुत कोर है हर चीज में. चाहे वो आप किसी भी डिप्रेस्ड स्टेट में हो, चाहे आप ट्रॉमेटाइज्ड हो या आपने इतने बड़े स्टेप्स भी लिए हो, ये 3 चीजें बहुत मेजरली मैंने देखी हैं कि कोर पे रहती हैं. या तो आप बहुत फियरफुल हो, या तो आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, या तो आपको सेफ फील नहीं हो रहा. हाँ राइट. तो सेफ फील क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है कि जब बचपन से वो जिस एनवायरनमेंट में रहा है वो अनसेफ सा एनवायरनमेंट हो. लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कोर में रहता है आइडेंटिटी, यू नो सेंस ऑफ आइडेंटिटी की मैं बात करूंगी कि कैसे वो डेवलप होती है. द केयर गिवर्स, if they are attending the child nicely, they are sensitive towards the child's needs, and not only being sensitive but also being responsive कि वो उसकी एक नीड है, वो अभी इस तरीके से रोया, इसका मतलब होता है कि उसको भूख लगी है, तो मैं उसको खाना प्रोवाइड करूं. या अरे इसका रोना कुछ अलग लग रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ अलग लग रहे हैं, probably this child needs more care, cuddling, hugging, etc. So, you know, being very clear about the needs and also providing what the child needs, this gives a sense of safety and belongingness. Very necessary for everybody. अगर ये चीजें मीट नहीं होती हैं, बचपन की नीड्स मीट नहीं होते हैं, ओवर ग्रेटिफाइड हो जाते हैं, इन बोथ द केसेस बैलेंस नहीं होता है. ओवर ग्रेटिफाइड मतलब जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा दे रहे हैं. अच्छा, वो भी इफेक्ट करता बिना, ऑफ कोर्स. जैसे स्टबर्ननेस कैसे आती है कि यार मैं अपने बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसके मांगने से पहले दे दूं. आप उसे क्या बना रहे हैं? स्लेव एक्चुअली. मतलब आप पैम्परिंग कर करके उनको उन आदतों का इतना मोहताज बना रहे हैं कि आगे चल के आप उस सिचुएशन से कभी कोई और सिचुएशन में स्ट्रेंथ फील ही नहीं कर पाओगे. हाँ, और दूसरी चीज ये कि उसको समझ नहीं आएगा कि मांगना कैसे है, और नो सुनने की आदत. सो बेसिकली व्हाट दिस पर्सन इज बिकमिंग मे बी इमोशनली डिसरेगुलेटेड भी बहुत जल्दी फील कर सकते हैं वो. इंटरेस्टिंग मैम. एक्चुअली हमने ये भी केसेस बहुत देखे हैं कि बच्चों में ऐसी टेंडेंसी ज्यादा हो गई हैं कि कैसे छोटी उम्र में जब लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड यू हैव डिसाइडेड टू टेक योर लाइफ. एक बीच में ब्लू व्हेल गेम करके बहुत चीज फेमस हुई थी, जिसमें मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने एज सच कोई डिप्रेशन फेस किया. दे वर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ ट्रेंड आई गेस. मतलब हाथ में वो वेल का फेस बना करके दे वर जस्ट जंपिंग आउट. तो ऐसी सिचुएशंस में व्हाट वुड यू
डिस्क्राइब कि ऐसे क्यों सिचुएशंस आ रही हैं, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर, रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ तो वो सुसाइड कर रहे हैं. There is one word answer to that. Lack of resilience. Lack of resilience. Resilience is the ability to bounce back if you've fallen down, how to pick yourself up, how to cope up. जब वो कमी होती है तब मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको घेरने लगते हैं. So I would urge all your audience कि आप रेजिलियंस पावर अपनी बढ़ाएं. मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, योगा, एनर्जी हीलिंग, जर्नलिंग एटसेट्रा, सो दैट आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़े. जब वो हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू वर्क अपॉन योर फिजिकल बॉडी एज वेल, तो काफ़ी कुछ रिलीज हो जाता है. अगर यू नो हार्मोनली भी कुछ डेवलप हुआ है तो it gets released. Then maybe you can prepare yourself to talk and share with someone. This is how you build up your resilience power. Also taking inspiration from others. Failures are not the end. हम अपने बच्चों को इंटरेस्ट निकालना सिखा रहे हैं, चेक्स कैसे बनाते हैं या यू नो कैनवा कैसे बना, मतलब सोशल मीडिया वगैरह. बट क्या स्कूल्स में हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि फेलियर से कैसे डील करना है? अगर आप फेल हो गए इसका मतलब क्या आप बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है लाइफ में? हमारे बड़े लोग हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा अपने अपने आप पर कैसा नजरिया रख रहा है और दुनिया को कैसे देख रहा है. सो पेरेंट्स अगर इमोशन रेगुलेशन अपना सीखेंगे तभी वो उसको मॉडल कर पाएंगे. बच्चा शब्दों से कम सीखता है और यू नो ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखता है. अगर आप बच्चों को सिखाते जाए सारे ज्ञान वाली बातें लेकिन आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चा भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा. हम ओवर पैम्परिंग की जैसे आपने बात करी तो वहाँ अटेंशन सीकिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि बच्चे आउट ऑफ मतलब विक्टिम प्ले करने के लिए और अपने अटेंशन सीक करने के लिए भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं. आपकी लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस? एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बच्चे ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको मार्केट नहीं लेके गए. तो उसने मोस्ट प्रोबेबली उसने पनिश करने के लिए पेरेंट्स को जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ही इज हैंगिंग. सो इस हद तक स्टबर्ननेस है कि नहीं आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आई वोंट गिव अप. इतनी रिजिड बाउंड्रीज. दे एक्चुअली यूज इट एज अ वेपन आल्सो. हाँ. सो क्या पता कि वो सच में प्लान ऐसा नहीं कर रहा था लेकिन गलती से हो गया, एक्सीडेंट हो गया. बट द थिंग इज हमको फोकस इस बात पे करना है कि बच्चे खुद को रेगुलेट कैसे करते हैं, वो अपनी नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं, और अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं. अगर यू नो टिट फॉर टैट कर रहे हैं दोनों पेरेंट एंड चाइल्ड, इट वोंट टेक देम एनीवेयर. आप छड़ी का यूज करके एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बिहेवियरली बच्चे को रेगुलेट कर सकते हो. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छी लाइफ जिए तो आपको और आपके बच्चे को दोनों को इमोशन रेगुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है. सोशल स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे बात आती है सोशल इमोशनल लर्निंग की, जो कि आई एडवोकेट अलॉट. ये स्कूल्स में होना ही चाहिए. सो मैम हम क्योंकि अगेन लाइफ टेकिंग बात कर रहे हैं, एक फेमस बुरारी केस आपने heard कि इकट्ठा पूरी फैमिली ने ही सुसाइड कर लिया, जबकि उस पर बहुत अभी भी कंट्रोवर्सीज हैं कि कुछ तांत्रिक वगैरह इन्वॉल्व थे. बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि पहले से ही डिसाइडेड था कि नहीं था. तो ऐसी सिचुएशंस में जब लिटरली ब्रेन वॉश करके छोटे छोटे बच्चों तक ने ही सुसाइड किया है उनकी फैमिली में, राइट. तो ऐसे केसेस क्यों होते हैं? सी ये केस जो था ना, शेयर्ड डिल्यूजन का केस था. अब इसमें तांत्रिक इन्वॉल्व हो या कोई भी, व्हाट इज डिल्यूजन? इट इज अ फर्म, सो मच फर्म बिलीफ कि उसको हिलाए आप वो हिलेगा नहीं. एक होता है कि यार मैं किसी चीज में बिलीव करती हूँ लेकिन अगर मुझे कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस आप दोगे कि नहीं इट डजंट एग्जिस्ट, so I'll be like okay, I will think and I will change my belief system. But delusion is standing firm to one particular thought which may or may not be true. तो शायद उनका ये मानना था, वन ऑफ द केसेस और द थ्योरी टोल्ड कि उनका ये मानना था कि
अगर हम साथ में सारे के सारे सुसाइड करेंगे तो वी विल अटेन समथिंग, वी विल रीच समवेयर टू अ बेटर प्लेस। तो ये कितना सच है किसी को पता नहीं है, लेकिन इस बेसिस पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। हो सकता है कि ये एक पर्सन का डिल्यूजन हो जिसने उन सब को शेयर कर दिया और उनको कन्विंस कर लिया कि वो एक साथ सुसाइड करें। सो इट वाज वेरी प्लान्ड वन, बट डेफिनेटली इट वाज ड्यू टू दिस साइकोटिक फीचर। साइकोटिक मतलब जब रियलिटी से हम दूर हो जाते हैं और अनरियलिस्टिक थिंकिंग हो जाती है। मैम ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड सिस्टम्स की अभी आपने बात करी और हम पेरेंटिंग की बात कर ही रहे हैं। आई वुड वांट यू टू टेल द व्यूअर्स फ्यू टिप्स लाइक 2 और 3 कि हम कैसे बचपन से एक कॉन्शियस पेरेंटिंग अप्रोच रखें, कैसे इमोशनली हम रेगुलेशंस मतलब प्रैक्टिस करें, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाएं अपनी लाइफ में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि हम कैसे अपनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स सिर्फ इतना पूछते हैं कि हम अपने बेटे को कैसे सिखाएं, बच्ची को कैसे ये करें वो करें। जब तक वही अगेन आप मॉडल करेंगे, आप सीखेंगे तो आप मॉडल कर पाएंगे और वो अब्सॉर्ब कर लेगा। बच्चा एक स्पंज की तरह है, वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इट्स बेटर दैट यू लर्न अबाउट ट्रॉमा, यू लर्न अबाउट रीइंफोर्समेंट्स के कैसे पनिशमेंट्स को और रीइंफोर्समेंट्स को यूज करना है। समटाइम्स पनिशमेंट्स आर गुड, ठीक है, बिकॉज वो बच्चों को चीजों से डील करना सिखाती हैं। आजकल के पेरेंट्स ना, मतलब माय जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं, मी एंड माय फ्रेंड्स एंड अदर ऑफ दिस जनरेशन बड़े एंग्शियस से हो गए हैं कि कहीं हम अपने बच्चों को हर्ट ना कर दें। जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया कहीं हम उनके साथ ना कर दें, तो वो यू नो क्रिएटिंग अ बाउंड्री, फिल्टरिंग इट आउट, वो तो वो कर ही नहीं, लेकिन उस चक्कर में इतना कॉशियस हो जाते हैं कई बार कि वो डरने और घबराने लगते हैं। तो मैं उनसे कहूंगी कि अगर आप थोड़ी बहुत कंसल्टेशंस ले लेते हैं किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या पेरेंटिंग कोच के पास जाके, तो आप एक बेहतर पेरेंट बन पाएंगे। आप अपनी वैल्यू पे स्टिक हो पाएंगे। वैल्यू मतलब बीइंग अ गुड पेरेंट वाली वैल्यू पर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस रास्ते जा रहे हैं, कि आपको यहाँ जाना है नहीं जाना है। सो द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अप्लाई। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, साइकोलॉजी कंसल्टेशंस जो हैं, साइकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशंस जो हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है और आप बहुत गलत हैं। अगर आप अपनी बेटर फंक्शनिंग स्टेट में जाना चाहते हैं तो भी आप ये कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मैम आई वुड लाइक टू टच ऑन द टॉपिक जो अभी कोलकाता में चल रहा है, बीइंग अ फीमेल। आप भी समझ रहे हैं कि जब हम सेंस ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो इंडिया में अब और तेजी में बढ़ता जा रहा है। और लोग कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोग रेप अटेम्प्ट करते हैं दे आर ऑल्सो समवेयर मेंटली नॉट स्टेबल, और इसके पीछे भी चीजें बहुत कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं। हाउ कैन वन एक्चुअली प्रमोट सेंसिटिविटी इन सोसाइटी, एंड ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? जब भी कोई मुझसे पूछता है ना सोसाइटी में कैसे चेंज लाया जाए, मैं एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाती हूँ। मैं जाती हूँ KG1 KG2 की एजुकेशन के पास एंड ऑल्सो होम एनवायरनमेंट में। वहां पर इन दोनों जगहों पर जितना हम सोशल इमोशनल लर्निंग प्रमोट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हम हेल्दी इंडिविजुअल्स डेवलप कर पाएंगे। आपने जो कहा ना कि जो रेपिस्ट होते हैं वो मेंटली इल होते हैं कहीं ना कहीं, it is kind of true, right? They are damaged. That's why they are not in touch with their own self. And honestly, a lot of therapists throughout the world believe कि हमारा जो real self है ना, it is full of compassion. It is full of love, curiosity, connectedness. परसेप्टिव होते हैं हम सब नेचुरली। लेकिन क्या होता है जब हमारे साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक घटित होता रहता है तो हम उतना ही अपने आप से दूर जा रहे होते हैं। एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, वहां के प्रिजनर्स के ऊपर, बहुत सारे प्रिजनर्स के ऊपर, और ये पाया गया कि जिन लोगों ने क्राइम्स किए हैं दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। For example, witnessing violence, witnessing abuse of all kinds. In fact, slavery, it's also a trauma. So,
जब उन्होंने ये सारा विटनेस किया तो वो कहाँ से अपने ऊपर हाउ कैन दे गेट इन टच विद देमसेल्व्स, हाउ विल दे लर्न कि कोई एक सिक्योर रिलेशनशिप स्टाइल भी होती है, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, हाउ टू एस्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज. All of this is missing. With them there is no secured attachment. There's no template of it, or maybe they lack seeing it. Ma'am, the other time you were also telling me कुछ एक केस की मॉनिटर लिजर्ड्स के साथ, और yes. ऐसे मैंने भी बचपन में केसेस सुने हैं, बहुत सारे एनिमल्स के साथ लोग अटेम्प्ट करते हैं. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी? सी वही मैं बोल रही थी कि लोगों को लगता है कि सिर्फ विमेन के साथ होता है, किसी किसी केस में मेल्स के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है, मोस्टली उनके साथ बचपन में हुआ होता है. कई बार जिनके साथ हुआ होता है वो रिपीट कर रहे होते हैं. True that. So the victim becomes the perpetrator. That is the trauma that they are carrying. Then अब वो भी सिर्फ लिमिटेड नहीं है फीमेल्स के साथ में या मेल्स के या ह्यूमंस के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, some people they are so much disturbed that they will go and harass and abuse an animal. अभी महाराष्ट्र में एक मॉनिटर लिजर्ड के साथ गैंग रेप हुआ है. कैन यू इमेजिन? मॉनिटर लिजर्ड तो इतनी खतरनाक होती है, बाय इंस्टिंक्ट यू जस्ट वांट टू रन अवे. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड, बट उसको पकड़ के उन्होंने कैसे. डेफिनेटली रेप डजंट इन्वॉल्व लव, इट डजंट इन्वॉल्व अट्रैक्शन, इन रोमांटिक अट्रैक्शन. मैम, रिसेंटली इंदौर में भी एक केस हुआ जिसमें फॉल्स ब्लेमिंग एंड ब्लैकमेलिंग का केस था कि इंग्लिश टीचर जो फीमेल थी उन्होंने ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था एक 19 साल के बच्चे को कि मैं आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊंगी हरासमेंट का, एंड जस्ट नेक्स्ट डे उन्होंने सुसाइड कर दिया. तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, एंड फीमेल्स बीइंग अ फीमेल हम कंसर्न है ऑफ कोर्स कि ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ हैं, बट मेल्स के साथ भी ये चीज़ होती है. इवन इन दी LGBTQ कम्युनिटी, जो मेजर आजकल एक कम्युनिटी बन गई है, जिनके साथ बचपन में ही ऐसे इश्यूज हुए हैं कि उनके साथ अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज के शिकार हुए हैं. लोग हुए हैं. देखिए ये सब चीजें ना जेंडर देखती हैं, ना एज देखती हैं, ना स्पीशीज देखती हैं. That's what I would want to say. Sadly. मैम, जैसे आई हैव सीन कि आप LGBTQ के कम्युनिटीज में भी लोगों को काउंसलिंग करते हैं. ऐसे कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहेंगे कि मेरे खुद के पर्सनल ग्रुप में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत परेशान हैं. ऑब्वियसली दे कैन नॉट टेल देयर पेरेंट्स कि आजकल की इंडियन सोसाइटी जितना भी बोल रहे हैं इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि आप इन चीज़ को आगे फ्यूचर तक लेके जाएं. दे आर नॉट मैरिंग समवन, मतलब 33-34 ईयर्स के भी मेल्स हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं और वो परेशान है, अकेला फील करते हैं, कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता कई बार. तो ऐसी सिचुएशंस में भी ट्रॉमाज होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में भी दे आर ट्राइंग कि हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं ज़्यादातर लोग. जो मतलब मेरे टच में 1-2 लोग हैं, ऐसे केसेस मेरे पास भी आए हैं कंसल्टेंसीज के लिए कि वो लोग ड्रग अडिक्ट हो गए हैं, एंड दे आर अगेन फीलिंग लैक ऑफ सेफ्टी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी उनको समझने वाला नहीं है. पहली बात तो मैं बताऊं कि सभी जो नॉन बाइनरी हैं या LGBTQ कम्युनिटी के हैं उनके साथ, सबके साथ ऐसा नहीं होता. कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, और ये बताना इसलिए चाहती हूँ कि कहीं स्टिग्मा ना बन जाए. क्योंकि हम हेट्रोसेक्सुअल वर्ल्ड इसके बारे में बहुत कम जानता है. जहाँ तक ये बात है कि उन्हें पार्टनर्स नहीं मिलते और वो लोनली फील करते हैं, एंड देन दे गो टू ड्रग्स. इट कैन हैपन विद एनीबडी, even with people who are into the binary community. Loneliness is a very big pandemic. So is climate change. वो इतना सटल हो रहा है, इतना धीरे धीरे हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन इट इज टेकिंग ओवर अस. अगेन लोनलीनेस होगी तो बिलोंगिंगनेस एंड कनेक्टेडनेस कम होगी. अगर ये होगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इफेक्ट करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करेगी. ये एक क्राइसिस है जो पूरी सोसाइटी को देखना चाहिए साथ में, और हमें इस पर एक्टिव काम करने चाहिए.
डू यू थिंक मैम बट इसका एक मिसयूज भी हो रहा है, लाइक आई नो फ्यू ऑफ द यंगस्टर्स जो इसको एक ट्रेंड बना चुके हैं, जो लोग एक्चुअल में स्ट्रेट हैं वो भी कई बार अपने आप को बाय या बाइसेक्सुअल दिखा करके आई दे वंडर आर वो ऐसा टेकिंग क्यों करेंगे। एग्जैक्टली अगेन द इट बॉइल्स डाउन टू सीकिंग अटेंशन। मतलब अटेंशन नहीं है ना, हाँ। मतलब वो बिलोंग नहीं फील कर पा रहे हैं। उन्हें कोई कंपैशनेटली डील नहीं कर रहा, उन्हें जज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। कोई अटेंशन क्यों ही सीख करेगा अगर उसे पूरी पूरी मिल रही है। कोई पानी क्यों एक्स्ट्रा पिएगा जब उसे पानी मिल रहा है, जब वो हाइड्रेटेड है। इट्स जस्ट लाइक मैम कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सीज आती हैं जहाँ पे दे फ्यू ऑफ देम आर फेकिंग इट, लाइक जस्ट टू अर्न मनी। डेली बेसिस पे हमने देखा है कि एक्चुअल स्ट्रेट पीपल दे dress up like a female transgender and they earn money on streets and everything. Again, बिकॉज ऐसी मान्यता है ना कि उनकी दुआएं लगती हैं। हाँ, तो वो इस मान्यता पे एनकैश कर रहे हैं। दैट्स इट। स्टोरी की जब आपने बात करी तो मैं एक्चुअली जो राम जी की स्टोरी है किन्नर को लेकर, कि जब वो 14 साल वनवास से लौटे तब किन्नर उनके लिए वेट कर रहे थे, ये कह के कि आपने हमें कभी जाने को कहा ही नहीं, आपने कहा सिर्फ कि नर और नारी जा सकते हैं, बट हम क्योंकि उन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आते तो हम 14 साल तक आपके लिए वेट करते रहे। क्या बात So, है। हमारी माइथोलॉजी भी उन्हें एक्सेप्ट करती है। Exactly. इनफैक्ट हम जब हमने क्रॉस ड्रेसिंग को भी एक्सेप्ट किया हुआ है हिंदू माइथोलॉजी में। व्हेन देयर वाज अ गार्डन जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स अलाउड थी, तो शिव जी जो है पार्वती के साथ जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्रॉस ड्रेस किया एज फीमेल। वहीं से आई गेस अर्धनारीश्वर की शुरुआत हुई। मैम आप भी क्योंकि माइथोलॉजी में इतना जानते हैं, अर्धनारीश्वर हम उनको इतना लेवल पे पुट करते हैं जब हम बैलेंस की बात करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स या फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन एनर्जीज की बात की जानी चाहिए आइडियली। तो इस चीज से रिलेटेड आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है कि हर जगह प्रिवेलिंग है। आप ग्रीक माइथोलॉजी में देख लीजिए, आप एशियन यिन यांग देख लीजिए। इनफैक्ट कार्ल यूंग जो बहुत पुराने और बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट रहे हैं, उनका भी एक आर्केटाइप कहते हैं एनिमा एंड एनिमस। देयर इज फेमिनिन एनर्जी इन मैस्कुलिन एंड देयर इज मैस्कुलिन एनर्जी इन फेमिनिन। सो इट्स अ मिक्स। और कैसे कौन सी ज्यादा हो रही है कम हो रही है, वी डोंट नो। इट्स सो it's a flowing, I mean gender is not discrete, it's quite flowy thing. एक्चुअली बहुत लोगों का इस पे रिव्यू रहा कि ये कम्युनिटी में रिलेशनशिप्स को लेकर भी स्टेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं, दे आर ट्राइंग टू स्विच वेरी ऑफ्टन। आई थिंक अभी की जनरेशन ऐसी है कि वो एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते हैं अपने लिए, जिससे कि एक पीसफुल लाइफ जी सकें। तो अगर क्या फर्क पड़ता है अगर किसी के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को जानने के लिए चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सभी में हो रहा है। ये सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। हाँ बट देखिए, मैं इसे नॉर्मल तो नहीं कहूँगी। अगर आप पार्टनर स्विच करते ही चले जा रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है कि इनस्टेबिलिटी आप ही के अंदर हो, स्टिलनेस से आप भाग रहे हो। क्या आप 5 मिनट भी बिना कुछ किए बैठ सकते हैं अपने साथ? अगर नहीं, दैट मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस स्टिलनेस इवन मोर। रिलेटेबल। एक्चुअली ये पेशेंस, डिसिप्लिन और स्टिलनेस की जो आप बात कर रहे हैं, ये हर इंसान की ज़रूरत है और वहीं पे ही सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। राइट, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द डिफिकल्ट इमोशंस। मैं नेगेटिव इमोशंस नहीं बोलूँगी, कोई इमोशन बुरा नहीं होता है, लेकिन देर आर सम इमोशंस विच आर डिफिकल्ट टू डील विथ, and if you don't know how to deal with them, you will try to run away from them, you will try to keep yourself busy, and in this busyness you will binge eat, binge watch, you may scroll a lot, you may talk a lot, you may read a lot, कुछ भी, मतलब कुछ भी addictive हो सकता है, because you want to run away from processing your emotions. And emotional processing is a very difficult thing.
लोगों को लगता है, अच्छा मेरे पास भी कई बार आते हैं जिनको पता नहीं होता कि साइकाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, दे विल कम एंड से मैम आप तो हमको एक मेडिसिन दे दीजिए। सी बिकॉज वो एफर्ट्स डाल के खुद के इमोशंस के लिए you know they don't want to process it because it's like a dark tunnel and it is scary for them. They don't want to go into that dark tunnel. हम इसलिए भी, कुछ लोग इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर इमोशंस ने ओवरवेलमिंग हो गए और ओवरटेक कर लिया। तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी कंसल्टेंट की जो हेल्प कर सकता है, हीलर की। सो इन माय केस अ साइकोथेरेपिस्ट। मैम आपने भी बोला साइकाट्रिक एंड साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस होता है, वुड वांट यू टू डिस्क्राइब दैट मोर फॉर द व्यूअर्स कि एक्चुअल में जो लोग कुछ भी इश्यूज में पता ही नहीं है कि कहाँ किसके पास जाना है, राइट, कब कौन से राइट कंसल्टेंट या कौन से थेरेपिस्ट या कौन से साइकाट्रिस्ट के पास, तो इन चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है? साइकाट्रिस्ट ये लोग MBBS पढ़ने के बाद MD करते हैं साइकाट्री में, और इनका काम यूजुअली मेडिसिन से डील करने का होता है। दे नो द बायोकेमिकल वेरिएशंस जो भी होते हैं बॉडी में, हाउ टू हैंडल दैट। साइकोलॉजिस्ट दे आर मोस्टली इनटू नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट like talk therapy, movement, body based parts work, etc. Then there is a difference, there is another profession called coach. तो कोचेस जो है वो बड़ी एक पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं, लेकिन साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट they deal with people who are suffering clinically, having symptoms, issues, not able to function well. Yeah? तो अगर ऐसा कुछ इशू है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, जैसे कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट। लेकिन अगर आपको अपने फंक्शनिंग पे, बेटर फंक्शनिंग सेल्फ पे काम करना है तो आप थेरेपिस्ट और कोच दोनों के पास, किसी के भी पास जा सकते हैं। वंडरफुल। मैम आप एक रेकी हीलर भी हैं, एंड दिस इज वन ऑफ माय इंटरेस्टिंग टॉपिक। कुछ चीज़ें हैं जो साइंस भी प्रूव नहीं कर सकता, और आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपने साइंस भी पढ़ी है और वहीं आपने रेकी भी सीखा है। एंड रेकी में ऑब्वियसली दे टॉक अबाउट एनर्जीज, दे टॉक अबाउट ऑरास, दे टॉक अबाउट चक्रास। आप इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है? व्हेन डू यू चूज टू एक्चुअली प्रैक्टिस रेकी हीलिंग ऑन देम? So the fun thing is, even I was very very confused. जब मैं साइंस पढ़ रही थी, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिसर्च की जाए। मैंने MPhil में अपनी डिसर्टेशन में ये 2 टॉपिक्स लिए, योगा, इफेक्ट ऑफ योगा एंड रेकी ऑन द लेवल ऑफ माइंडफुलनेस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मतलब हायर मेंटल फंक्शनिंग, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का, रेकी का और योगा का। तो मैंने देखा कि जब लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस रेकी एंड योगा की करते हैं तो दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, और एक्चुअली अच्छा इफेक्ट होता है दोनों का। सो आई हैव टेस्टेड रेकी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, लेकिन मुझे ये भी समझ में आया इट इज वर्किंग विथ मी, विथ माई पीपल, विथ माई पेशेंट्स। मैं थोड़ा बहुत कभी कभी उनको हीलिंग देती हूँ रेकी के थ्रू। लेकिन क्या है ना, हम कह रहे हैं कि साइंस के बियॉन्ड है, बट वी डोंट नो इवन दिस कैन बी वेरी साइंटिफिक। वी आर लैकिंग टूल्स टू रीड इट, राइटली, क्योंकि हमने अभी तक इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की है। हमने ये नहीं समझा कि इसे मेजर ही कैसे करें, हमारे पास वो स्केल नहीं है इसलिए। लेकिन कुछ स्टडीज मैंने पढ़ी हैं रेकी के बारे में, उसमें देयर वाज वन रिसर्च आर्टिकल जिसमें बहुत सारी स्टडीज को कंपाइल किया गया था। उसमें से एक स्टडी जो मुझे बहुत मेरा अटेंशन कैच करती है वो ये कि किसी को कुछ लोगों को क्रॉनिक पेन हो रहा था और उनको रेकी दी गई। सो उन लोग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है। सो उनके ऊपर, जो कंट्रोल ग्रुप था, उनके ऊपर बस ऐसे ही हाथ रख दिया गया। रेकी इज अ टच हीलिंग मेथड, तो बस ऐसे हाथ रख दिया, चेंज कर रहे हैं, हाथ रख दिया, चेंज कर रहे हैं। रेकी नहीं कर रहे थे और उन्हें बताया भी नहीं था कि रेकी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
उन्हें सिर्फ इतना कहते थे कि यू आर गेटिंग रेकी हीलिंग आपकी हो रही है, ऐसा बताया था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी बताया था कि आपकी रेकी हीलिंग हो रही है, और उनको एक्चुअली रेकी दी गई थी। फिर इनके रिस्पॉन्सेस को, इनके फेल्ट सेंस को, एक्सपीरियंस को मेजर किया गया, और ये देखा गया कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन व्हाट दे आर सेइंग। कंट्रोल ग्रुप को जो मिला दैट वाज प्लेसिबो इफेक्ट, जो कि थोड़ा सा ऊपर अच्छा लगा उनको, मे बी टच अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे जिस ग्रुप को हीलिंग मिल रही थी एक्चुअली, उनका एक्सपीरियंस वे हायर था, सिग्निफिकेंट था। सो दैट मीन्स इट वर्क्स। बट हम अभी तक सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं रेकी का। और आगे क्या क्या, और रेकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे हेल्प करती है। शायद we don't know where it is working for whom and how and on what level, and that's why we are not able to measure it. When we talk about energies, जैसे कि Nikola Tesla has also said everything if you have to understand you should know about energies and frequencies. तो energies में exchange भी होता है, और जब हम healers ऐसी कुछ practice करते हैं जिसमें बकायदा हम अपनी खुद की positive energies build करके transform कर रहे हैं, तो क्या वाइजे वर्सा भी आपके साथ ऐसा फील हुआ है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी भी आप तक आ सकती है और आपको इफेक्ट करती है? देखिए, जब आप रेकी करते हैं तो आपकी रेकी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ट्रांसफरिंग। हम सिर्फ एज अ रेकी हीलर हम अपनी एनर्जी तो दे ही नहीं रहे होते, वो हमें अनलिमिटेड फॉर्म में कॉस्मोस से मिल रही होती है, एंड वी ट्रांसफर इट एज इफ हम एक होस पाइप हैं और पानी का सोर्स कहीं और से हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे, ना हम उसकी एनर्जी ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग के थ्रू आपको समझ आएगा कि कैसे होता है ये चीज। while I talk about psychologists, they deal with a lot of people who are coming up with a lot of issues, and for from some people there can be it can be very difficult to settle down. मैं इसको दोबारा से फ्रेम करती हूँ। जब कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट आता है हमारे पास और वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ हुआ भी बहुत बुरा है फॉर एग्जाम्पल, इट विल अफेक्ट द थेरेपिस्ट ऑल्सो इन सम और द अदर वे। तो ऐसा तो नहीं है कि थेरेपिस्ट इंसान नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आप इमोशंस फील कर सकते हैं और आप करेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू द थेरेपिस्ट कि आप अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा रहें। अगेन दिस ऑल्सो अप्लाइज ऑन द थेरेपिस्ट दैट यू कैन नॉट pour from an empty cup, so you have to take care of yourself. अच्छे थेरेपिस्ट वो लोग थेरेपी भी लेते हैं खुद के लिए, वो सुपरविजन में भी जाते हैं। a lot of self care practices that there are there, वो जो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं वो खुद भी फॉलो करते हैं। ये मैंने देखा है, अच्छे थेरेपिस्ट में देखा है। Lovely, ma'am. So, ma'am, we are at the end of our podcast almost. और थोड़े lighter notes पे I would want you to add on to the viewers कि एक mindfulness practice करने के लिए कौन सी वो top 3 tricks and tips हैं जो सबको follow करनी चाहिए. Secondly, few like books if you want to suggest. Wow, nice question. So मेरी फेवरेट माइंडफुलनेस टेक्निक है 5 4 3 2 1, जिसमें आप सारे सेंसेस का यूज कर सकते हैं, लाइक टेलिंग नेमिंग 5 थिंग्स दैट यू कैन सी राइट नाउ. Let's do it. What do you say? ठीक है. Name 5 things that you can see here. This mic, your necklace, this plant, a painting. Nice. So this is how you see and name it, right? आपने अपने माइंड से नहीं बोला, आंखें बंद करके नहीं बोला, आप एक्चुअली अपने विजुअल सेंस का यूज कर रहे हो. Similarly, touch sense. So maybe 4 things that you can touch right now and tell the texture. Okay, oh, this frame feels rough. ये mic, हाँ, इसमें it's porous, उसका cover. This साड़ी is silky. इस तरीके से तो आप नेमिंग करते हो.
इट मे साउंड लाइक ये तो बच्चों वाली चीज है, लेकिन जब आप बहुत एंग्शियस, एंग्री या डिफिकल्ट इमोशन से डील कर रहे होते हो ना, तो ये एक्सरसाइज आपको ग्राउंड करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ओके, ग्राउंड करती है मतलब इट ब्रिंग्स यू बैक टू द प्रेजेंट। दूसरी एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग, विच कैन बी डन। मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। मैं अपने पेट पर और चेस्ट पे हाथ इसलिए रख रही हूँ सो दैट यू कैन सी हाउ इट इज राइजिंग एंड फॉलिंग। ओके, सो डिड यू नोटिस मैंने इनहेल किया लॉन्ग एंड होल्ड किया, देन एक्सहेल्ड फॉर इवन लॉन्गर, double the exhale. exhale. So this calms the nervous system. This also brings you back. And in fact जब मैंने सांस ली होगी तो आपको भी रिलैक्सेशन लग रहा है Actually, वो This इसीलिए happens. होता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इंटरैक्ट कर रहा है। interact कर रहा है. आप देखेंगे जैसे मेरी जगह पे अगर कोई बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन आ जाएगा तो आप भी एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, राइट? क्योंकि Of उनका course. नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा है। So yeah, that's how you can help others as well, by helping yourself. So these are the two basic techniques that you can do. And books जो आपने पूछी कि कुछ books मैं जो recommend कर सकती हूँ, maybe you can go with, maybe you can talk to, maybe you should talk to someone by Laurie Gottlieb. Okay. Yes, yellow colored book, very nice. Then Myth of the Normal by Dr. Gabor Mate. Myth of the normal. And the third one is लुइस हे की बुक है जो कि साइकोसोमैटिक इश्यूज के बारे में बात करती है, हाउ माइंड, बॉडी, इमोशंस आर ऑल कनेक्टेड एंड हाउ mental issues can create physical issues. So Lovely. you can heal You can heal. your body, heal your body, I've heard. heal your body. Yeah, I've read. So it was lovely having you over here, ma'am. And आपकी energies actually इतनी subtle और इतनी soft है कि ये podcast भी उतना softly गया है और उतना ही आपका जो experience है वो आपकी बातों से पता चलता है. And इस podcast के through obviously बहुत कुछ सीखने को मिला. And people who are stuck somewhere in their minds जो चाहते हैं एक help, I guess आपके through and आपके जैसे और भी जो लोग उनके आसपास हैं, being a psychologist, इनकी हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है और ये अवेयरनेस होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. इसमें एक्सेप्टेंस जो आपने बताया था कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और स्टेप 1 चीज़ है कि फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू नीड हेल्प. एंड दैट्स ऑल मैम. एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस पॉडकास्ट? थैंक यू सो मच. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मैंने पहली बार इतना अच्छा पॉडकास्ट अटेंड किया है. थैंक यू I सो मच. really, really liked the way you are working, the way you're thinking, the research that you've done on my work, and you are also aware what the janta needs. So thank you for doing the good work. It was lovely having you, ma'am. Thank you so much. And please stay connected. We are a family. अब से तो हम एक Definitely. फैमिली है जो साथ में एक विजन पे वर्क कर रहे हैं. Right. So lovely having you, ma'am. Thank you.